हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉक टेस्ट 2। हम लोगों ने पिछले वीडियो में मॉक टेस्ट 1 डिस्कस किया था। हम लोगों ने 150 प्रश्नों को डिस्कस किया था जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण थे, और आप लोगों ने उन पूरे वीडियो को देखा होगा और 150 प्रश्न जो है उनको आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझा भी होगा। तो ये आज का जो हमारा सेकंड वीडियो है, इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 150 प्रश्न, और बहुत ही सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है। इसमें सारे मिक्सअप प्रश्न है, करेंट अफेयर है, आपके पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सारे सवाल आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सवाल नंबर 1 पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेड टू बिकम द फर्स्ट इंडियन सिटी टू स्टार्ट रोपवे सर्विस। देखिए, रोपवे सर्विस को परिवहन के माध्यम, जैसे कि कहने का मतलब कि अभी तक हम लोगों ने देखा रेलवेज़ है हमारे पास शिप है, हमारे पास एयरवेज़ हैं, हमारे पास रोड ट्रांसपोर्ट है, लेकिन रोपवे सर्विस अभी तक इंडिया में कहीं भी शुरुआत नहीं हुआ। तो रोपवे सर्विस को एज ए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के रूप में इस्तेमाल करने वाला पहला सिटी बनने वाला है सिटी ऑफ वाराणसी। वाराणसी में कैंट रेलवे स्टेशन से चर्च स्क्वायर तक के स्टार्ट होगा। कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक कंजेशंस हैं उसको यहाँ से कहीं ना कहीं यहाँ पे कम होगा। स्टार्टिंग में अगर बात करेंगे तो बोलीविया, मैक्सिको में ये स्टार्टिंग से पहले से चल रहा है, और तीसरा कंट्री बनेगा इंडिया जहाँ पे रोपवे सिस्टम की शुरुआत होने वाली। तो वाराणसी इज़ द राइट आंसर। ओके, सवाल नंबर 2 कर रहा है, ऑन नवंबर 30, 2021 देखिए कौन सा कैरेबियन आइलैंड है जो वर्ल्ड का न्यूएस्ट रिपब्लिक बना। देखिए, कैरेबियन आइलैंड आपके दिमाग में आता है तो आपको समझ में आना चाहिए वेस्ट इंडीज, ये सारे जो क्षेत्र हैं वो कैरेबियन आइलैंड। तो कैरेबियन आइलैंड में एक जगह है जो अभी हाल में ही उसे एक तरह से बोल सकते हैं कि आज़ादी मिली है, उसे गणतंत्र, अभी हाल में वो गणतंत्र बना है, तो वो है आपका बारबाडोस। देखिए, बारबाडोस लगभग 400 ईयर से वो ब्रिटिश कॉलोनी था। ओके, और वहाँ पे जब ये रिपब्लिक बना तो जो क्वीन एलिजाबेथ 2 थी उसको हटाया गया, और जो अब वहाँ पर जो भी मतलब कहने का मतलब वहाँ के जो हेड ऑफ स्टेट हैं वो वहाँ पे बनेंगे। तो अभी तो हालांकि एलिजाबेथ 2 का देहांत भी हो चुका है, तो अभी जो नए इंग्लैंड के जो नए सम्राट बने हैं किंग चार्ल्स तृतीय, ये भी हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। किंग चार्ल्स तृतीय, किंग चार्ल्स थर्ड, ये नए इंग्लैंड के अभी कहने का मतलब कि बने हैं राजा, तो इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। और बारबाडोस पे पहले ब्रिटिश कॉलोनी था, तो अब आज़ाद हो चुका है, इसके अब गणतंत्र बन चुका है। ओके, एनसीसी इनिशिएटेड अ नेशन वाइड फ्लैक्सिन कैंपेन पुनीत सागर अभियान। पुनीत सागर अभियान किसने स्टार्ट किया? एनसीसी ने स्टार्ट किया। तो पहले तो आपको यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब बोल रहे इसमें कौन सही है गलत है क्या है आपको देखना है यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखिए क्या करा है, क्लीन अप सीसोर्स, बीचेज, रिवर फ्रंट्स, लेक्स, मतलब कि जो सीसोर्स हैं, जो समुद्र किनारे वाला एरिया है, बीच हैं, रिवर फ्रंट्स हैं, लेक्स हैं, जो गंदे हैं उन प्लास्टिक वेस्ट से उनको सफाई करने के लिए अभियान शुरुआत हुआ। इस अभियान का शुरुआत हुआ उन वेस्ट को कलेक्ट करके रिसाइकलिंग करने के लिए, जो लोकल म्यूनिसिपल बॉडीज़ हैं, टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, उनके हेल्प से। अब स्प्रेड अवेयरनेस, जागरूकता फैलाने की बात करना है कि कैसे साफ़ रखना है बीचेज को, वाटर बॉडीज़ को। पीपल्स, जितने भी पॉपुलेशन से उनको एजुकेट करें कि जो प्लास्टिक पॉपुलेशन उसको कम करे, कैसे करना है। तो ये कहीं ना कहीं ये सारे ऑप्शन सही हैं। एनसीसी ने जो स्टार्ट किया है पुनीत सागर अभियान, वो कहीं ना कहीं स्वच्छता को लेके है, सफाई को लेके है, ये जो आप रिवर फ्रंट्स, लेक्स देख रहे हैं उनको। तो 3 का ऑप्शन नंबर ई इज़ द राइट आंसर। कह रहा है कि एडमिरल आर हरि कुमार जो अभी हाल में ही नेवल स्टाफ्स बने हैं, वो कौन से नंबर के नेवल स्टाफ बने? तो वो बने हैं 25वें नंबर के नेवल स्टाफ बने हैं कौन? एडमिरल आर हरि कुमार। 25th चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ बने हैं एडमिरल आर हरि कुमार, और इसके पहले करमबीर सिंह थे, इस बात को पता होना चाहिए। तो नेवी डे, ये आपको ध्यान होना चाहिए, नेवी डे कब मनाया जाता है? तो नेवी डे आपका मनाया जाता है 4 दिसंबर। ओके, आगे चलें कि हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन से। देखिए, हॉलमार्क सोना आपको पता होना चाहिए, गोल्ड के शुद्धता को जांचने के लिए, गोल्ड फेक है, सही है, गोल्ड है नहीं है, मतलब कि उसमें फ्रॉड रोकने के लिए हॉलमार्क शुरुआत हुई थी, और उसके लिए अभी से एक नंबर की बात की जा रही है, हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो 6 डिजिट का होगा, एक अल्फा न्यूमेरिक कोड होगा, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक कोड होगा मतलब कि उसमें लेटर्स भी होंगे उसमें, और हमारे डिजिट भी होंगे। तो ये अल्फा न्यूमेरिक स्टार्ट होने वाला है, मतलब कहने का मतलब कि 6 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड। ये पूछ रहा है कितने डिजिट का है, तो 6 डिजिट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। विथ विच कंट्री डिड इंडिया होल्ड इट फर्स्ट 2+2 डायलॉग। देखिए, इंडिया अभी रसिया के साथ 2+2 डायलॉग की शुरुआत किया है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे तो फॉरेन अफेयर को लेके, डिफेंस को लेके 2+2, ऑलरेडी इंडिया ने पहले भी मिनिस्ट्रियल
2+2 डायलॉग किया है इंडिया ने, 2+2 डायलॉग लेकिन मिनिस्ट्रियल किया है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ, लेकिन अब रसिया के साथ डिफेंस और फॉरेन को लेके, फॉरेन अफेयर्स को लेके 2+2 डायलॉग की शुरुआत की है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो रसिया कह रहा है कि ज्ञानपीठ अवार्ड, ज्ञानपीठ अवार्ड के संदर्भ में कौन कौन सा कथन इसमें सही है, ओके, इस चीज़ को देखना है। देखिए, कोंकणी नोबलिस्ट दामोदर मौजो वॉन 56th ज्ञानपीठ अवार्ड। तो देखिए, जो अभी हाल में ही अगर हम बात करेंगे तो जो कोंकण नोबलिस्ट जो हैं, कोंकणी भाषा के जो उपन्यासकार हैं दामोदर मौजो, उन्होंने 56वां नहीं 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता। ठीक है, तो ये पहले गलत हो गया। उसके बाद आसामी पोइट जो हैं, एक साथ दोनों को मिला, नीलामणि फुकन जूनियर, उनको 57वां नहीं, उनको 56वां मिला है। ठीक है, इस बात को मतलब कहने का मतलब कि यहाँ पे एक दूसरे का वाइस वर्सा अपोजिट कर दिया गया, ध्यान रखिएगा। तो अभी लेटेस्ट में किनको मिला है, कोंकणी नोबलिस्ट दामोदर मौजो को और आसामी पोइट नीलामणि फुकन को 56वां 57वां रिस्पेक्टिवली, इसको ध्यान रखिएगा। ज्ञानपीठ अवार्ड की बात करेंगे तो जो लिटरेचर में बहुत अच्छा आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन करते हैं उनको मिलता है, तो ये सही है। तो ऊपर में 1 और 2 इसमें हमारा क्या है, गलत है। तो इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, 1 और 2 गलत है। इसमें सही की बात करने के लिए तो ओनली 3 हमारा इसमें सही है, ओनली 3 हमारा सही है। ठीक है। इन विच कंट्री एनी वन बॉर्न आफ्टर 2008 के बाद अगर कोई भी आदमी कोई भी जन्म लिया है तो वो टोबैको प्रोडक्ट या सिगरेट का इस्तेमाल नहीं कर सकता अपने पूरी लाइफ टाइम। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है कि अपने यंग जनरेशन्स को ये सारे जो आप देख सकते हैं टोबैको सिगरेट का इस्तेमाल करने से बचेंगे, और वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है। तो ये न्यूजीलैंड में स्टार्ट किया गया है। ठीक है, न्यूजीलैंड में स्टार्ट किया गया, इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे हम लोग। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए न्यू चेयरमैन एंड द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CEO बने हैं, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन बने हैं, कौन बने हैं? तो अब ध्यान में होना चाहिए कि अभी जो बने वो बने विनय कुमार त्रिपाठी। अभी हमारे रेलवे मिनिस्टर कौन है, अश्विनी वैष्णव, ये भी ध्यान रखना, रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव है, और विनय कुमार त्रिपाठी हमारे CEO चेयरमैन बोल सकते हैं हमारे बने हैं। ओके। 24th नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस जनवरी 2022 में हुआ, कहाँ हुआ? देखिए, ई गवर्नेंस को लेके कॉन्फ्रेंस हुआ है 24th, ये हुआ हैदराबाद में। विच इंक्वायरी कमेटी, देखिए इंक्वायरी कमेटी हाल में ही गठित हुआ है, जो प्राइम मिनिस्टर का पंजाब में हमला हुआ था इनके काफिले पे। तो जो सिक्योरिटी ब्रीच को लेके जो कहने का मतलब कि कमेटी बैठी है चेक करने के लिए, तो इस कमेटी की अध्यक्ष कौन है? ठीक है, या किसकी अध्यक्षता में इस कमेटी को गठन किया गया है? तो वो कमेटी ध्यान रखिएगा जस्टिस इंदु मल्होत्रा के अध्यक्षता में कमेटी का गठन हुआ, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, रिटायर्ड हैं। ओके, आगे चलते हैं। उसके बाद सवाल कर रहा है कि इन विच स्टेट टोक्यो ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट लोवलिना वोरहोगेन अपॉइंटेड एज द DSP। देखिए, ये ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं लोवलिना वोरहोगेन्स, तो इनको अभी ये बॉक्सिंग क्या खेलते हैं, ये बॉक्सिंग खेलती है, तो इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज लाया, तो इनको DSP के रूप में, त्रिपुरा के DSP के रूप में इन्हें बनाया गया। ओके, अब देख सकते हैं अभी अगर हम बात करेंगे ओलंपिक में इंडिया ने 1 गोल्ड लिया, अब गोल्ड तो पता है जेवलिन थ्रो में, उसके बाद 2 सिल्वर लिया, और आपके पास 4 ब्रॉन्ज लिया, तो 7 मेडल मिले हैं। इस बात को ध्यान रखिए, 7 मेडल आपके इंडिया को मिला है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, किसको किसको मिला है ये आपको याद रखना है, क्योंकि सवाल पूछ सकता है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद अगर हम बात करेंगे जैसे कि बजरंग पुनिया रेसलिंग में मिला था, PV सिंधु को ब्रॉन्ज मिला है, लोवलिना बोरगोहेन को ब्रॉन्ज मिला है, हॉकी में ब्रॉन्ज मिला है। ओके, तो ये ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हाट ऑप्शन इज नॉट करेक्ट अबाउट जोजिला टनल? जोजिला टनल की जो लंबाई है 14.15 किलोमीटर है, नहीं, तो जोजिला टनल की जो लंबाई है 14.2 किलोमीटर है। ठीक है, 14.2 किलोमीटर है, लेकिन अप्रोक्स में चलेगा। ओके, द जोजिला टनल इज ऑन NH44, सही है, ये भी सही है हमारा। जोजिला टनल इज लोकेटेड एट 1157 फीट एबव सी लेवल। ठीक है, 11,578 फीट से की ऊंचाई पे है, हाँ सही है। जोजिला टनल विल अलाउ ऑल वेदर कनेक्टिविटी बिटवीन लद्दाख एंड श्रीनगर, नहीं लद्दाख और श्रीनगर नहीं, ले और श्रीनगर के बीच में। ठीक है, ले एंड श्रीनगर के बीच में ये कनेक्टिविटी प्रदान करता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखें। नहीं कह रहा कि कौन सही नहीं है, तो A सही नहीं है और D सही नहीं है, तो ऑप्शन हमारा E इज द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि 2 इसमें गलत हैं। ओके, सवाल नंबर 14 की ओर चलते हैं। अभी हाल में ही फर्स्ट फार्मूला 1 ड्राइवर मतलब ऐसा पहली बार कौन बने हैं जो 100 ग्रैंड प्रिक्स जीते?
तो 100 ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले जो हैं अगर हम बात करेंगे तो वो हैं लेविस हैमिल्टन। लेविस हैमिल्टन मर्सिडीज चलाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन के हैं। तो इन्होंने 100 ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है। अभी तक पहले ऐसे हैं कि कोई मतलब जिन्होंने 100 ग्रैंड प्रिक्स को जीता है। ठीक है, सवाल नंबर 15 की बात करेंगे। अभी एप्पल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया है कहाँ? अक्टूबर 2000 में एप्पल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया श्रीनगर में। कहाँ किया गया है? श्रीनगर में, इस बात को ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर हम बात करेंगे 16 की ओर। व्हाट इज़ द इंडिया पोजीशन एमंग द एक्सपोर्टर ऑफ मैरीन प्रोडक्ट? जो भी समुद्री प्रोडक्ट्स हैं, समुद्री उत्पाद हैं, मैरीन प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मछली उछली जो भी चीज़ें हैं, तो उसमें इंडिया का कौन सा स्थान एक्सपोर्टिंग करने के मामले में? तो 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मैरीन प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड इंडिया। ठीक है, 4था नंबर पे आता है इंडिया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सवाल नंबर 17, बजट 2022-23 में कितने वंदे भारत ट्रेन चलेगी? तो वंदे भारत ट्रेन जो चलेगी वो चलेगी 400 वंदे भारत ट्रेन चलेगी। बजट 2022-23 में बताया गया कि 400 वंदे भारत ट्रेन स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, और 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल डेवलप किया जाएगा 3 सालों के अंदर। 100 पीएम गति शक्ति टर्मिनल्स विल बी डेवलप इन द नेक्स्ट 3 ईयर। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए हमारा जो इस बार का बजट है थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूँ तो अच्छा रहेगा। ठीक है, देखिए इस बार का बजट का साइज कितना है? 39.45 लाख करोड़, इतना बजट का साइज है। सवाल पूछ देगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, और अगर हम बात करेंगे और भी चीज़ें, अगर देखिए हमारा जो इस बार का फिस्कल डिफिसिट है वो 6.4% रहेगा। 6.4% रहेगा हमारा इस बार का फिस्कल डिफिसिट, ये भी ध्यान में रखना है। ओके, जीडीपी का 4 पिलर पे हमारा इस बार का बजट मतलब कहने का मतलब कि आधारित था। 258 लाख जीडीपी निर्धारित किया गया इंडिया का फॉर 22-23, 258 लाख का। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। तो फिजिकल डिफिसिट 6.4% लगभग आप देख सकते हैं कि 166, 1196 जो भी चीज़ें। ठीक है, उसके बाद 2000 किलोमीटर रेलवे लाइन को कवच के अंदर लाने की बात की गई है। कवच एक बहुत ही जो है, अगर हम बात करें बहुत ही एडवांस तरीके से है कि जो कोलैप्स कर जाते हैं ट्रेन में तो वो उससे बचने के लिए कवच की बात की तो उसमें 2000 किलोमीटर तक के रेलवे लाइन को कवर किया जाएगा अभी इनिशियल फेज में। ओके, तो ये ध्यान रखेंगे। टैक्स डिडक्शन लिमिट को बढ़ा दिया गया 10% से 14% कर दिया गया है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की एम्प्लॉयज़ के लिए, इस बात को ध्यान रखना है। सवाल नंबर आगे चलेंगे। इकोनॉमी सर्वे 2021-22 के अकॉर्डिंग इंडिया इकोसिस्टम के मामले में तीसरा सबसे लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है वर्ल्ड का। ठीक है, स्टार्टअप को लेके तीसरा लार्जेस्ट इकोसिस्टम है वर्ल्ड का, इस बात को ध्यान रखिएगा। और मैरीन प्रोडक्ट में चौथा लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मैरीन प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड। ओके, सवाल नंबर 20 कहता है कि बिहार का पहला वाटर स्पोर्ट जोन अमवा माना हैज़ बीन ओपन। देखिए ये वाटर स्पोर्ट जोन टूरिस्ट के लिए ओपन किया गया है, ये चंपारण में। अब चंपारण में भी कौन? तो वेस्ट चंपारण जहाँ पे आप देख सकते हैं शिवालिक वाला रेंज थोड़ा थोड़ा आपको देखने को मिलता है। वेस्ट चंपारण मैंने ज्योग्राफी में अच्छे तरीके से करवाया है, तो आपको ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 21, वेयर इज एशिया लॉन्गेस्ट एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर? 12 किलोमीटर का वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनेगा एशिया का सबसे लंबा, तो वो बनने वाला है राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में। सवाल नंबर 22 कहता है कि आकाशा एयर का पहला फ्लाइट इनोग्रेट किया गया कौन दो शहरों के बीच में? तो ये किया गया है मुंबई से अहमदाबाद। आकाशा एयर अभी हाल में आपको ध्यान में जो झुंझुनवाला जिनकी अभी हाल में डेथ हुई उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ओके, जिनका भी डेथ हो गया हाल में, सबको पता होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं सवाल नंबर 23 की ओर। 75वां चेस ग्रैंड मास्टर इंडिया के कौन बने हैं? तो 75th जो बने हैं वो बने हैं वी प्रणव। कौन बने हैं? वी प्रणव बने हैं। 75वां चेस ग्रैंड मास्टर भारत के बने हैं वी प्रणव, ये आपको याद होना चाहिए। सवाल नंबर 24, ऑफिशियल स्लोगन ओलंपिक और पैरालंपिक गेम्स का पेरिस 2024 का जुलाई 2022 में रिवील कर दिया गया है, तो वो क्या है? तो 24 का उत्तर हो जाएगा हमारा सी, गेम्स वाइड ओपन। ये हमारा ऑफिशियल स्लोगन है ओलंपिक पैरालंपिक जो होने वाला है पेरिस 2024 में, उसका गेम्स वाइड ओपन। हु हैज़ वॉन इंडिया फर्स्ट एवर मेडल इन द हाई जंप एट कॉमनवेल्थ गेम 2022? हाई जंप में
पहला अभी तक मेडल जो मिला है इंडिया को वो मिला है तेजस्विनी शंकर को मिला है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। कौन सा मेडल मिला है इसको, तो ब्रॉन्ज मिला है। क्या मिला है, ब्रॉन्ज मेडल मिला है। ठीक है, इंडिया कॉमनवेल्थ में 22 गोल्ड लाया, 16 सिल्वर लाया और 23 ब्रॉन्ज लाया। ठीक है, 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज, कितना टोटल हो गया आप देख सकते हैं 61। ओके, आगे चलते हैं। टॉप डिस्ट्रिक्ट्स इन बिहार प्रोवाइडिंग सेफ डिलीवरी, महिलाओं के सेफ डिलीवरी या प्रसव की बात करेंगे तो वो डिस्ट्रिक्ट है जो अच्छे तरीके से सेफ डिलीवरी प्रोवाइड करता है, वो डिस्ट्रिक्ट है आपका कटिहार। कौन है, कटिहार है। तो 26 का उत्तर हो जाएगा हमारा कटिहार। अभी हाल में हेल्थ कमेटी का रिपोर्ट आया तो उसमें पूरे बिहार में कटिहार टॉप पोजीशंस पे रहा। इस बात को ध्यान रखिएगा। 81% सेफ डिलीवरी कटिहार डिस्ट्रिक्ट करता है। वही नेशन की बात करें हमारे पूरे भारत का, तो भारत का एवरेज है 76%। ठीक है, तो बहुत अच्छा है। और रोहतास सबसे नीचे पे है। इन हाउ मेनी डिवीजन ऑफ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, अभी सेंट्रल रेलवे का एग्जीबिशन लगा था जिसमें वन स्टेशन वन प्रोडक्ट को लेके जो हमारा बजट में चर्चा हुआ था, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट का, तो उसी के तर्ज पे यहाँ पे स्टार्ट किया गया। तो इस सेंट्रल रेलवे का एग्जीबिशन कम सेल सेंटर्स ओपन किया गया। तो कितने डिविजन्स में, ये सवाल पूछा गया, तो 5 डिवीजन में। ठीक है, कितने डिवीजन में, 5 डिवीजन में इस सेंट्रल रेलवे। सवाल नंबर 28 कहता है स्पीकर ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष, बिहार विधानसभा के स्पीकर कौन है, अवध बिहारी चौधरी। ओके, अवध बिहारी चौधरी होगा। हमने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था लेजिस्लेटिव काउंसिल के मतलब अध्यक्ष कौन बने हैं, तो वो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 29। द रैंक ऑफ बिहार इन टर्म ऑफ इनरोलमेंट एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रेन स्टडिंग इन क्लास फर्स्ट। देखिए, बिहार में मतलब कहने का मतलब है कि प्रथम क्लास में एडमिशन लेने वाला में अगर रैंक की बात करेंगे बिहार का, गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेते हैं तो उसमें बिहार का जो रैंक है वो रैंक है मतलब कहने का मतलब है यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कहाँ चला गया, एक सेकेंड, हाँ 29 समझ ना। ओके, हाँ तो 1 नंबर, ठीक है, 1 नंबर। ठीक है, तो 29 का उत्तर हो जाएगा हमारा फर्स्ट। तो फर्स्ट रैंक है क्लास 1 में एडमिशन लेने वाले बच्चों का। ठीक है, प्रथम क्लास में एडमिशन लेने वाले बच्चों का 1 रैंक है। अभी रिपोर्ट आया था हाल ही में, उसमें थे। तो वन हेल्थ लैब इनॉग्रेट किया गया कंट्री का पहला, कहाँ बनाया गया है, तो वे मुजफ्फरपुर में। ठीक है, मुजफ्फरपुर में वन हेल्थ लैब 2022 में भी स्टार्ट किया गया है टाटा कैंसर हॉस्पिटल के कोलैबोरेशंस को लेके, मतलब उसके उन कोलैबोरेशन के साथ। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, वन हेल्थ लैब कहाँ, मुजफ्फरपुर में। जूट का एविडेंस अभी हाल में पाया गया है, आर्कियोलॉजिकल साइट है कहाँ पे। देखिए, दाइमाबाद हो, नेवासा हो, ये दोनों कहाँ के हैं, दाइमाबाद नेवासा की अगर बात करेंगे, देखिए दाइमाबाद महाराष्ट्र में है, नेवासा ये महाराष्ट्र में है, चिरांद आपका बिहार में, या संगाकुल आपका कर्नाटक में है। ये सारे आपके आर्कियोलॉजिकल साइट तो हैं, चालकोलिथिक पीरियड के साइट्स हैं। तो अभी हाल में नेवासा में आपके जूट का प्रमाण मिला है, नेवासा में, महाराष्ट्र के नेवासा में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कह रहा है कि विच वैदिक गॉड्स आर मेंशन इन बोगचकोई इंस्क्रिप्शन। देखिए, बोगचकोई इंस्क्रिप्शन की बात करेंगे तो ये एशिया माइनर इंस्क्रिप्शन भी बोलते हैं, बोगचकोई इंस्क्रिप्शन भी बोलते हैं। तो इसमें कौन कौन से भगवान की मतलब कहने का मतलब चर्चा है वैदिक पीरियड का, तो वो सारे भगवान जो आप देख सकते हैं, इंद्रा, वरुण, मित्र, नास्त्य, ये सारे। ठीक है, एक तरह का ये ट्रीटी था, हितनी राजा और मितानी राजा के बीच में एक ट्रीटी हुआ था। तो उस ट्रीटी, उस संधि को लेके इसमें लिखा गया था कि शपथ खाते हैं इन डेटिस का, जैसे इंदिरा, मित्र, वरुण, नतस्य को लेके, तो वो हमारा देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज नेवर द कैपिटल ऑफ मगध एम्पायर। मगध एम्पायर कभी भी राजधानी नहीं रहा। गिरिव्रज तो स्टार्टिंग में रहा, पाटलिपुत्रा बाद में बना, वैशाली भी बना कालाशोक के टाइम में, लेकिन चंपा कभी भी नहीं बना राजधानी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इन इंडियन फिलोसफी हु इज कंसिडर्ड टू बी नर्चर ऑफ मेटेरियलिस्टिक आइडियोलॉजी। देखिए, मेटेरियलिस्टिक आइडियोलॉजी की बात करेंगे तो इंडियन फिलोसफी में, भारतीय दर्शन शास्त्र में अगर हम बात करेंगे तो वो चाणक्य को बुलाता है। किसको बुलाता है, चाणक्य को। ठीक है, सांख्य दर्शन कपिल, योग पतंजलि। ओके, ध्यान रखिएगा। न्याय गौतम,
ये सब आपको ध्यान में रखना है। जितने भी फिलोसफीज़ हैं उनके कौन कौन प्रोपाउंडर हुए, ये आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। इन विच स्टाइल इज द लिंगराज टेम्पल एट भुवनेश्वर ओडिशा। देखिए भुवनेश्वर का उड़ीसा का जो टेम्पल है, लिंगराज जो टेम्पल है, ये पूछ रहा है कि किस स्टाइल में बना है। देखिए नॉर्थ इंडिया के टेम्पल जो बने वो नागर स्टाइल में बने हैं, ठीक है, तो उड़ीसा का जो टेम्पल है वो नागर स्टाइल में बना है। साउथ इंडिया के टेम्पल ड्रेविडियंस में बने हैं। दोनों का मिक्सअप को बोलते हैं बेसर शैली, उस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये हमारा उत्तर हो गया। चलते हैं आगे। तो जो महाराष्ट्र वाला एरिया में कुछ कुछ जो टेम्पल आपको देखने को मिलेंगे वो आपको टेम्पल मिलेंगे बेसर शैली में, ठीक है। बाकी नॉर्थ इंडिया के सबसे मतलब मोस्ट ऑफ द टेम्पल वर बिल्ट इन द नागर स्टाइल, ओके, ध्यान में रखिएगा। सवाल नंबर हमारा 36 करेंगे। फॉलोइंग टेक्स्ट वेर नॉट कंपोज बाई ग्रेट, हर्षवर्धन के द्वारा कौन नहीं लिखा गया है। प्रियदर्शिका हो, रत्नावली हो, नागानंदा हो, ये सब हर्षवर्धन ने लिखा है। लेकिन सौदरानंदा, ठीक है, सौदरानंद जो है ये अश्वघोष है। किसका है? अश्वघोष। ओके, चलते हैं आगे। विच सब्जेक्ट हैव बीन रिव्यूड इन द फेमस हिस्टोरिकल ट्रीटाइज किताबुल हिंद। किताबुल हिंद में कि मतलब पूरे भारत के किस चीज़ के बारे में लिखा गया। इंडियन फिलॉसफी है, इंडियन हिस्ट्री है, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी। देखिए किताबुल हिंद बहुत ज़बरदस्त बुक है। इन्होंने अलबरूनी जो की हम बात करेंगे, जो इनके लेखक हुए, इन्होंने भारत के ऑलमोस्ट सारे किताबों को पढ़ा, सारे ग्रंथों को पढ़ा, और सारे किताब, सारे ग्रंथ, चाहे वो मैथमेटिक्स के हो, एस्ट्रोनॉमी के हो, फिलॉसफी के हो, या रिलीजन से संबंधित ग्रंथ हो, सबको पढ़ के इन्होंने जो किताबुल हिंद की रचना की, इसमें सब कुछ आपको देखने को मिलता है। बहुत ज़बरदस्त किताब है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जो कहीं ना कहीं हमें हिस्ट्री में बहुत कुछ चीज़ों को बताता है ये किताब, उस समय की कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री को, ठीक है। मोहम्मद गजनबी के साथ आया था अलबरूनी, ये आपको यह ध्यान में रखना है। ओके, सवाल नंबर चलेंगे 38 की ओर। कौन मुगल इंपेयर है जो वीरसाल अमरकोट के राजा वीरसाल अमरकोट के महल में जन्म लेगा? वो अकबर। कौन हो गया? अकबर हो गया, ठीक है, 1542 में, ठीक है। 56 में राजगद्दी में बैठेंगे, बहुत कम उम्र में। आगे चलते हैं। हु इज कंसिडर्ड द सेकंड फाउंडर ऑफ मराठा। मराठा एम्पायर के सेकंड फाउंडर बालाजी विश्वनाथ पेशवा, ठीक है। बालाजी विश्वनाथ हैं जो सेकंड फाउंडर माने जाते हैं मराठा एम्पायर के, इस बात को आपको ध्यान रखना है। 1713 1720 के बीच में इनका टाइम पीरियड रहा, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि देखिए स्टार्टिंग 1707 के बाद कहीं ना कहीं उनके जो मराठा एम्पायर के बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, उनकी फैमिली डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। इसके बाद जो मराठा एम्पायर को एक तरह से स्थिर करता है, जो वो करने का काम करता है बालाजी विश्वनाथ। ये मिलाना है कौन किसने बनाया? कुतुब मीनार इल्तुतमिश ने बनाया है, ओके। बुलंद दरवाज़ा अकबर बनाएगा। बात करेंगे अगर हम मोती मस्जिद की बात करेंगे तो ये बनाएगा औरंगजेब। गोल गुम्बद बनाएगा मोहम्मद आदिल शाह। तो ये हमारा बहुत सिंपल सवाल था 40 का, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। मदद ए मस करके एक टर्म है जो हम लोगों ने प्रशासन में इस्तेमाल किया, मुगल प्रशासन में हम लोगों ने, नहीं मतलब उस समय इस्तेमाल होता था। तो ये मदद ए मस का मतलब होता है रेवेन्यू फ्री लैंड, मतलब वैसा ज़मीन जो विद्वानों को दिया जाता था, उस पर कोई भी तरह का टैक्स उनको नहीं लगता था। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे चलेंगे। न्यू इंडिया के लेखक हैं बिपिन चंद्र पाल, सही है। कॉमरेड मोहम्मद अली लिखते हैं, और वंदे मातरम अरविंदो घोष लिखे हैं। और अगर हम बात करेंगे संध्या लिखे हैं ब्रह्मोद्दन उपाध्याय। तो ये हमारा 42 का उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी देख सकते हैं, 1 और 4 2 3, ठीक है, 1 4 2 3। तो ये हमारा कुछ बुक्स हैं मॉडर्न हिस्ट्री को लेके जो बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये हमको ध्यान में रखें। ठीक है, मैगजीन्स हैं, बुक्स हैं, मैंने ऑलरेडी सब बहुत डिस्कस करवाया है। मैं 45 डे सीरीज आप लोगों ने नहीं देखा तो अभी जाके देखिए, डेली 3 वीडियो देखिए, 2 वीडियो देखिए, लेकिन इसको ज़रूर से ज़रूर देखिए। कम से कम 30 वीडियो तो देखिए ही अपने एग्जाम तक के। 2 केस वीडियो देखिए, लेकिन देखिए बहुत सारे सवाल आपको डिस्कस हो जाएंगे यहाँ पे। कह रहा है कि ये आपको अरेंज करना है कि सबसे पहले कौन गवर्नर जनरल या वायसराय आया था। तो बहुत सिंपल है, देखिए अगर आप बात करेंगे, करजन बंगाल विभाजन याद होगा, रिपन आपको याद होगा, 1881 का टाइम पीरियड है, लिटन उससे पहले है, ठीक है, चेम्सफोर्ड बाद में। सबसे पहले कौन आएगा यहाँ पे? लिटन। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया, उस प्रेस एक्ट को ख़त्म किया रिपन ने, तो 4 के बाद 3 आएगा, 4 के बाद 3 आ रहा है। फिर उसके बाद देखिए करजन है, ये 1905 वाला है। चेम्सफोर्ड अधिनियम आपको पता है 1919 वाला है। 4 3 1 2 इज द राइट आंसर। ओके, ऐसे बना सकते हैं सवालों को, कुछ कुछ घटनाक्रम को याद करके। ऐसे डेट याद नहीं करना कि किसका टाइम पीरियड कितना कितना रहा, आप घटनाक्रम याद रखें, सवाल उसी तरह से पूछता है, ठीक है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 44 क्या कहता है भाई?
एक फैमिन कमीशन बनाया गया था 1878 में लॉर्ड स्ट्रेची, रिचार्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में। तो ये सवाल पूछेगा फैमिन कमीशन किसकी अध्यक्षता में बनाया गया, रिचार्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में। तो बहुत ज़्यादा फैमिन उस समय आ रहा था, ठीक है, बहुत ज़्यादा फैमिन आ रहा था। तो ये जो फैमिन्स आ रहे थे वो कहीं ना कहीं एक तरह कॉन्सिक्वेंस था जो ब्रिटिश का जो पॉलिसीज़ था जो उस समय का, तो कहीं ना कहीं उससे बहुत ज़्यादा आउटब्रेक्स फैमिन्स हो रहे थे बहुत से रीजन्स में इंडिया के। तो उसमें जैसे कि आंध्र प्रदेश के दक्कन में हुआ 1876-78 के टाइम में। तो ये इसी के कारण इस चीज़ का गठन हुआ था, ठीक है। इससे पहले भी, क्योंकि स्ट्रेची कमीशन इसको बोला गया, स्ट्रेची कमीशन ही बोला गया, ठीक है, क्योंकि लॉर्ड रिचार्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में बनाया गया, इसलिए स्ट्रेची कमीशन बोला गया 1878 वाला, ठीक है। फैमिन कमीशन बोल सकते हैं क्योंकि इसके पहले बंगाल में आया था, इस बहुत सारे एरिया में आ रहे थे, तो कहीं ना कहीं एक कमीशन बनाना ही पड़ गया कि इसको किस तरह से रोका जाए। हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड द कांग्रेस कन्वेंशन एजुकेटेड कांग्रेस कॉन्फ्रेंस। देखिए मतलब जो भी कांग्रेस बैठती थी तो इस सत्र को या इस अधिवेशन को बोला गया कि पढ़े लिखे लोगों का एक अधिवेशन है, पढ़े लिखे लोगों का एक मेला है, ठीक है, एक नेशनल मेला है पढ़े लिखे लोगों का, और कुछ नहीं। तो लाला लाजपत राय ने बोला था इसके बारे में, ठीक है। लाला लाजपत राय आपको पता होना चाहिए, गरम दल के नेता हैं, तो इन सारी चीज़ों पर कहीं ना कहीं टिप्पणी करेंगे। नेशनल मूवमेंट के समय बहुत सारे महिलाओं ने कहीं ना कहीं कांग्रेस प्रेसिडेंट के रूप में मतलब बनी। तो उसमें कौन है जो कभी बनी ही नहीं कांग्रेस प्रेसिडेंट। देखिए अब अगर हम बात करेंगे 46 का उत्तर देखेंगे तो यहाँ पर चीज़ों को समझिए। सरोजिनी नायडू बनी 1925 में पहली, कानपुर जो अधिवेशन हुआ 1925 वाला, तो सबसे पहली बार कौन बनी, सरोजिनी नायडू, ठीक है। नलिनी सेनगुप्ता ये भी बनी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पूछ रहा कौन नहीं बनी है, कौन नहीं बनी है। अब देखिए सुजाता किलपानी भी कभी नहीं बनी और विजया लक्ष्मी पंडित भी कभी नहीं बनी। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। सवाल देखिए ऐसे ही छाटना है, ज़्यादा कुछ आपको सब कुछ याद नहीं, जरूरी नहीं कि सब कुछ याद ही रहे, क्योंकि हिस्ट्री बहुत ही कहने का मतलब वास्ट है, पूरा याद होगा नहीं कभी भी। वेन वॉज इंडिया लीडिंग न्यूज़ एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, PTI, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का स्थापना 1947 में हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं, सवाल नंबर आगे चलते हैं, ठीक है। हु फाउंडेड रहनुमाई मजदियान सभा। देखिए हमने पिछले सेट में बात किया था दादा भाई नेहरू जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी लाया था, ठीक है, जो 1896 का कलकत्ता का जो सेशन हुआ था, अधिवेशन हुआ था, उसमें उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के बारे में चर्चा किया था। तो धन निष्कासन का सिद्धांत चर्चा किया, और दादा भाई नेहरू पारसी थे, तो पारसियों के लिए एक सभा बनाएगी, देख सकते हैं रहनुमाई मजदयान सभा, ये थोड़ा सा पारसी लैंग्वेज में लिखा गया एक तरह से, ओके। अब ये बात करेंगे तो इसमें एक रासगुप्तार करके एक पत्रिका भी यहाँ से मतलब बनता था, मतलब होता था, ओके। तो दादा भाई नेहरू और नेरोजी फुरदोन जी ये दोनों थे शामिल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, ओके। आगे चलते हैं। हु बा द चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी कमीशन। देखिए यूनिवर्सिटी कमीशन लॉर्ड कर्जन के समय बना, ठीक है। पुलिस कमीशन भी लॉर्ड कर्जन के समय बनेगा, ओके। तो लॉर्ड कर्जन से जो यूनिवर्सिटी कमीशन बना उसके चेयरमैन कौन थे, तो उसके चेयरमैन थे थॉमस रेले, ठीक है। थॉमस रेले थे, उनके कहने का मतलब कि अध्यक्ष थे, ठीक है। चलते हैं आगे, सवाल नंबर 50 नंबर, ठीक है। विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की शुरुआत कब किया, इस्टेब्लिश कब किया। रामकृष्ण मिशन की शुरुआत 1897 में किया। स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उनके टीचर थे, उनके मेमोरी पर इस ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना किया गया, रामकृष्ण मिशन, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल नंबर 51, हु लेड द इंग्लिश आर्मी इन द फेमस बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर का युद्ध हुआ तो हेक्टर मुंडो। प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव, ओके, ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन प्रिंसली स्टेट वॉज फर्स्ट, देख सब्सिडरी अलायंस या सहायक संधि को अपनाने वाला जो पहला स्टेट था वो था हैदराबाद है, ठीक है। 1798 में इसने इस चीज़ को अपनाया था, ठीक है, 1798 में। और बहुत ही फैथफुल भी रहा है ब्रिटिश के प्रति हैदराबाद, जो उसमें प्रिंसली स्टेट था, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हैदराबाद के तंजौर हुआ, फिर मैसूर हुआ धीरे धीरे। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सत्याग्रह वीक कब मनाया था, 1921 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सत्याग्रह वीक मनाया 6 से लेकर 13 अप्रैल में, ठीक है। 6 से लेकर 13 अप्रैल को उन्होंने सत्याग्रह सप्ताह मनाया, ठीक है। कह रहा है कि क्विट इंडिया मूवमेंट में इस समय में पैरेलल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश किया गया 17 रीजन ऑफ महाराष्ट्र में ऑलरेडी, मतलब एक तरह समांतर सरकार, मतलब आज़ादी हो या ना, उन्होंने अपनी सरकार इस्टेब्लिश कर लिया 1942 वाला मूवमेंट के बाद 17 रीजन में। तो वो किसके
मतलब कहने का मतलब कि अगुवाई में, तो लीडरशिप में नाना पाटिल। देखिए चित्तू पांडे बलिया में बनाए थे पैरेलल गवर्नमेंट, ये भी ध्यान रखना है, चित्तू पांडे बलिया में बनाए थे, ये भी हमको ध्यान में रखना है। सवाल नंबर सोशलिज्म इज ऑनली, देखिए सोशलिज्म के बहुत बड़े मतलब कहने का मतलब समर्थक थे, वो थे हमारे जवाहरलाल नेहरू। तो सोशलिज्म सवाल देखो, बस इस सवाल का उत्तर जवाहरलाल नेहरू बनाओ। कह रहा है कि सोशलिज्म ही एक ऐसा चाबी है जो पूरे भारत के जो भारत या पूरे विश्व की जो कहने का मतलब कि प्रॉब्लम है उसको सोल्व कर सकता है। सोशलिज्म के प्रति बहुत ज़्यादा इनका इंक्लाइशन था, समाजवाद के प्रति जवाहरलाल नेहरू का। वाई होम वाज द चैलेंज ऑफ मेकिंग, देखिए जब हमारा साइमन कमीशन आया 1928 में, लोगों ने विरोध किया, तो उस समय जो साइमन कमीशन के एक मेंबर थे लॉर्ड बर्कनहेड ने बोला, मतलब मेंबर क्या, इट मीन्स कि लॉर्ड बर्कनहेड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सॉरी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, ठीक है, नॉट मेंबर। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे लॉर्ड बर्कनहेड, ने बोला कि तुम लोग को ऐसा लगता है कि तुम लोग बना सकते हो भारत का संविधान, तो तुम लोग को मैं चैलेंज देता हूँ, तुम लोग संविधान बना के दिखाओ। तो इसके बाद फिर नेहरू रिपोर्ट आया था, आपको पता होना चाहिए। तो ये हमारा लॉर्ड बर्कनहेड, हम इस सवाल को ध्यान में रखेंगे, ठीक है, आगे चलेंगे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की शुरुआत 1924 में, ककोरी 1925 में हुआ था, चिटागोंग कॉन्स्पायरेसी केस की बात करेंगे तो ये 1931 में, मेरठ कॉन्स्पिरेसी 1933 में हुआ था। तो ये कहीं ना कहीं सब सही है, 1 2 3 4, ठीक है। सवाल नंबर चलते हैं आगे, नंबर आगे हमारा आएगा 58, लखनऊ समझौता 1916 में हुआ, ठीक है, यह पता होना चाहिए, मुस्लिम लीग के बीच में, कांग्रेस के बीच में हुआ था। तो उस समय प्रेसिडेंट कांग्रेस के कौन थे, मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट कौन थे। 1916 की बात करें तो अंबिका चरण मजमूदार आपके दिमाग में आना चाहिए, अंबिका चरण मजमूदार। तो अंबिका चरण मजमूदार थे, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। और मुस्लिम लीग की बात करेंगे तो मुस्लिम लीग के जो मतलब अध्यक्ष के रूप में जो थे, हमारा सवाल नंबर वो थे हमारे मोहम्मद अली जीना, ऑप्शन नंबर सी। 58 का उत्तर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों का नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। सवाल नंबर 59, हु इज़ कॉल्ड आज़ाद हिंद फौज मिसगाइड पैट्रियोट। देखिए मिसगाइड पैट्रियोट, मिसगाइड देशभक्त की मतलब कहने का दर्जा दिया गया आज़ाद हिंद फौज के सोल्जरों को, तो ये जवाहरलाल नेहरू का दिया गया कथन है, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू का, ठीक है। तो 59 का मतलब होगा जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे कह रहा है हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन, देखिए इंडियन होम रूल सोसाइटी लंदन में, ठीक है, 1905 में। तो श्याम जी कृष्ण वर्मा तो आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। इंडियन हाउस की बात श्याम जी कृष्ण वर्मा ने शुरुआत किया था, इंडिया हाउस ये बोलते थे। होम रूल सोसाइटी, इंडियन होम रूल सोसाइटी लंदन में जो बनाया, इस्टेब्लिश किया, वो श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा। 14वीं सेंचुरी में वानावर डायनेस्टी के जो शासक थे, ठीक है, उन्होंने तीनों रीजन ऑफ बिहार में मतलब इसका स्थापना हुआ वानावर डायनेस्टी का। तो इसके फाउंडर कौन हुए, इसके फाउंडर थे कामेश्वर ठाकुर। कौन थे, कामेश्वर ठाकुर थे। विद्यापति इनके ही दरबार में रहते, विद्यापति पोइट हैं विद्यापति, ये ध्यान में रखना, ठीक है। अंग महाजन पद का राजधानी कौन है भाई, चंपा है। वेयर वॉज द ग्रेट रिवोल्यूशनरी ऑफ बिहार रामस्वरूप देवी, जिसको लक्ष्मीबाई बोलते हैं बिहार का, वो कहाँ की है, वो है कहाँ की, ध्यान रखना। तो वो है हमारे कहलगांव भागलपुर के, ठीक है। ऑल इंडिया नारी कांग्रेस 1932 में जो हुआ था गया में, तो उसकी कहीं ना कहीं उसमें ये शामिल थे, ठीक है। तो ये हमको ध्यान में रखना है सवाल नंबर 63 का, ठीक है, ठीक है। तो ऑल इंडिया नारी कांग्रेस का जो कन्वेक्शन हुआ था गया में 1932 में, इन्होंने ही कंडक्ट करवाया था, रामस्वरूप देवी, ठीक है, जो कि कहलगांव भागलपुर की थी, ठीक है। साइमन कमीशन कब आया पटना में, साइमन कमीशन जो पटना में आया वो दिसंबर 1928 में, सबसे लास्ट में देखे 12 दिसंबर 1928 को। गौरक्षणी सभा इस्टेब्लिश किया गया, जो गाय की हत्या हो रही थी उसके रोकने के लिए बिहार में, इसकी शुरुआत 1893 में हुई, ठीक है। आगे चलते सवाल नंबर हमारा 66, पंचायत समिति और जिला परिषद को 19 जो एक्ट था वो 1961 में आया, लेकिन 1961 में पास हुआ, लेकिन ये कहने का मतलब कि प्रभाव में कब आए थे, प्रभाव में 2 अक्टूबर 1963 को आया। कब आया, 1963 को, बिहार पंचायत समिति और जिला परिषद एक्ट, ओके। पहले गवर्नर बिहार के जयराम दौलत राम थे। व्हेन डिड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 1858 का जो एक्ट आया था, क्राउन को ट्रांसफ़र हो गया पूरा शासन का, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से फिर क्राउन के हाथों में चला गया शासन। 1858 सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक नया बना। 1858 में मुगल पद की समाप्ति कर दी गई। 1858 में इंडियन काउंसिल की शुरुआत हुई इंग्लैंड में। मतलब कहने के बाद 1858 में बहुत ही जैसे आप देख सकते हैं वायसराय बना। तो यह कह रहा है कि इंडियन काउंसिल 15 मेंबर का, सही बात है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को कहीं ना कहीं असिस्ट करने के लिए, ओके।
कंपनी आर्मी को ब्रिटिश रूल के अंदर रखा गया, सही बात है। वाइसराय है जो प्रिजाइड ओवर द मीटिंग ऑफ काउंसिल। काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष कौन था? वाइसराय नहीं था, कौन था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ये ध्यान रखिएगा। जो राज्य सचिव का जो पद आया वो काउंसिल ऑफ इंडिया के मीटिंग को प्रिजाइड करता था, ना कि वाइसराय। तो यहाँ पे ये गलत है, ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वाइसराय बोला है, सही बात है। और पहले कौन बने थे? पहले वाइसराय, तो आपके ध्यान में होना चाहिए फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया आपको हो जाएगा 1858 में। अरे यार क्या चला गया, एक सेकेंड, मुझे मेरे भी दिमाग से निकल गया फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया। चलिए आगे चलते हैं, फिर उसके बाद हम इसको डिस्कस कर लेंगे। ओके अब सवाल नंबर 68 की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ये एक्ट कब आता है? 1857 के क्रांति के बाद। तो इस एक्ट में बहुत सारे चेंजिंग देखने को मिलेगा। जो होता आ रहा था, जैसे कि अभी ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को अब वहाँ से हटा दिया जाता है। अब शासन सीधे क्राउन के हाथों से होता है। एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, राज्य सचिव, एक नया पद बना जो भारत के मामले को लेके वो मतलब देखता था। तो उसके असिस्ट करने के लिए उसको 15 इंडिया काउंसिल की शुरुआत हुई, जिसमें 15 सदस्य थे जो कहीं ना कहीं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को हेल्प करते थे, ठीक है। तो ये सही हो गया। उसके बाद कह रहा है कि इस कंपनी के अंदर जितने भी आर्मी थे वो ब्रिटिश रूल्स के अंदर, मतलब कंपनी आर्मी को ब्रिटिश रूल्स के अंदर लाया गया, सही बात है ये भी। और उसके बाद जो वाइसराय है जो प्रिजाइड करता था मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ इंडिया को, नहीं, काउंसिल ऑफ इंडिया किसके हेल्प के लिए है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के हेल्प के लिए। तो इसको प्रिजाइड कौन करेगा, इसका दस्ता कौन करेगा? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट करेगा। तो ये हमारा गलत है, ठीक है। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वाइसराय बोला गया, ये ध्यान रखिएगा। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें जो गलत है हमारा ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। सी उत्तर होगा आंसर का, ठीक है। हु प्रिजाइडेड ओवर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा के पहले मीटिंग के जो अध्यक्षता किया गया था वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। अस्थायी अध्यक्ष थे, लेकिन सबसे पहली बार जो मीटिंग का अध्यक्षता हुआ 9 दिसंबर 1946 को, तो ये किए थे सच्चिदानंद सिन्हा। फिर 11 तारीख को होगा, 11 दिसंबर 1946 को जो बैठक होगा उसमें अध्यक्ष बनेंगे, मतलब मेन रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनेंगे और उपाध्यक्ष एस सी मुखर्जी बनेंगे। 13 दिसंबर को एक और बैठक होगा, इसमें उद्देश्य प्रस्ताव लाया जाएगा, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, किसके द्वारा? तो आपके जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है। किस पार्ट में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने प्रोविजंस दिया है कंसोलिडेटेड फंड और कॉन्टीजेंसी फंड को लेके, ठीक है। जो आपके संचित निधि है और आकस्मिक निधि है, इसे पार्ट 12 में, पार्ट 12 है जो 264 से लेके आर्टिकल नंबर 301 तक है, ठीक है। जिसमें 266 में क्या हमारा है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है। 266 का एक में पब्लिक अकाउंट्स है और 267 में क्या है? कॉन्टीजेंसी फंड है, ठीक है, आकस्मिक निधि है। ध्यान रखिएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कोई पैसा निकालना है तो इसके लिए एक्ट बनाना ही पड़ेगा, प्रिपरेशन बिल लाना पड़ेगा, फिर एक्ट बनेगा तभी पैसा निकाल सकते हैं, पता होना चाहिए। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसे हैं कि इस पर चार्ज एक्सपेंडिचर होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को, जैसे कोई गवर्नर का वेतन है, प्रेसिडेंट का वेतन है, सीएजी का वेतन है, ये सब कंसोलिडेटेड फंड इंडिया पे क्या है? एक भारित व्यय है। क्या है? भारित व्यय, चार्ज एक्सपेंडिचर है, ठीक है। 10th शेड्यूल में डिफेक्शन है, दल बदल, सही बात है। 12th शेड्यूल्स में म्यूनिसपैलिटीज़ हैं, सही है। पहला शेड्यूल्स में स्टेट और यूनियन टेरिटरीज का नाम है, ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र का नाम है। तीसरा शेड्यूल्स में क्या है? पहला में नाम, वेतन, शपथ। तीसरा में सैलरी नहीं, सैलरी वाला सेकेंड शेड्यूल में। तो थर्ड शेड्यूल्स में क्या है? ओथ हैं, ओथ्स हैं। क्या है? ओथ्स हैं, मीन्स की शपथ जो है ना वो आपके कौन से हैं? तो आपके थर्ड शेड्यूल्स में, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्वेरिंग्स, ओथ एंड स्वेरिंग्स। इन विच आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अ प्रोविजन हैज बीन मेड, मतलब स्पीकर्स को हटाना है। कुल मिला के है कि विधानसभा के स्पीकर को हटाने के लिए कौन से आर्टिकल में चर्चा की है? तो आर्टिकल नंबर 179 में, 179 में। और आर्टिकल 178 में क्या कहता है? कि एक स्पीकर होगा। 179 में क्या कहता है? कि स्पीकर को हटाने का जो कहने का प्रोविजंस है वो आर्टिकल नंबर 179 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर सवाल नंबर कहता है हमारा 73, ठीक है। सवाल नंबर 73 की बात करेंगे। सवाल नंबर 73 क्या कहता है? हाँ, तो ये बहुत सिंपल है। कह रहा है कि इसमें कौन गलत है, ठीक है, कौन इसमें फॉल्स है। फंडामेंटल ड्यूटी को स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर लगाया गया, सही बात है। फंडामेंटल ड्यूटी के 51 के ए में डाला गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, सही है। 86
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 में नहीं 2002 में हुआ था, ओके, और जिसमें शिक्षा का अधिकार को जोड़ा गया था। एट प्रेजेंट देयर आर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन द कॉन्स्टिट्यूशन, सही है। और तो इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत है, ऑप्शन नंबर सी हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 86वां संविधान संशोधन 2002, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 जो आया वो क्या किया, जो आप देख सकते हैं कि शिक्षा जो मतलब बच्चों को जो शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा जो है एक फंडामेंटल ड्यूटी उनका है, मतलब कि एक पेरेंट्स को है उनका फंडामेंटल ड्यूटी कि उनको शिक्षा प्रदान करें। तो प्रेसिडेंट नॉमिनेशन पेपर जो होता है फील्ड होता है, ऐसे प्रेसिडेंट का चुनाव कोई भी नहीं लड़ सकते हैं, उसके लिए आपके प्रपोजल भी चाहिए। तो प्रपोजल कम से कम 50 वोटरों का, मीन्स कि 50 जो होते हैं उसमें पार्लियामेंट में, तो उनका कम से कम 50 पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होंगे तो वो कहने का मतलब है सपोर्ट करेंगे, तभी प्रेसिडेंट में उनका नाम होगा, प्रेसिडेंट में नॉमिनेशन पेपर को फाइल कर पाएंगे, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को लेके कौन इसमें सही है नहीं है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यूनियन में और स्टेट लेवल में प्रेसिडेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, तो नहीं। अब देखिए ये हमारा इसमें क्या कर रहा है कि नीचे क्या पूछ रहा है, इसमें ट्रू स्टेटमेंट कौन है, ठीक है, तो ये तो गलत है, ठीक है, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यूनियन में प्रेसिडेंट रहेगा, और अगर हम बात करेंगे स्टेट लेवल पर तो गवर्नर आ जाएगा। यूनियन मिनिस्टर को प्रेसिडेंट सेलेक्ट करते हैं नहीं, यूनियन मिनिस्टर को प्रेसिडेंट सेलेक्ट नहीं करते हैं, यूनियन मिनिस्टर को कौन सेलेक्ट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट करते हैं, पार्टी सेलेक्ट करती है ना, मतलब पार्टी ही तो सब, मतलब कहने का जो प्रधानमंत्री वही तो सबको कैबिनेट देता है कि ये विभाग का, ये विभाग का, तो वो प्रेसिडेंट के हाथ, प्रेसिडेंट तो केवल बस ओथ दिलवाएंगे ना, शपथ दिलवाएंगे, अपॉइंट करेंगे। द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ, हाँ ये सही है कि सेंटर और स्टेट लेवल पे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो साइज होगा, जो कैबिनेट का साइज होगा वो 15% होगा पूरे लोकसभा के सीटों का, और जो लेजिस्लेचर असेंबली उसके 15% होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ये 91st अमेंडमेंट 2003 में आया था, तो ये हमारा केवल सही, तो ओनली 3 इज़ द राइट, ओके। ध्यान समझिएगा चीज़ों को, थोड़ा स्पीड में पढ़ रहा हूँ लेकिन चीज़ों को ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। इसमें कौन संवैधानिक संस्था नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, सॉरी है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, लॉ कमीशन ये सब बाद में, नीति आयोग बाद में आया, नेशनल ह्यूमन राइट्स से बाद में, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, ये हमारा एक संवैधानिक संस्था है, इसके लिए आर्टिकल 338 है, 338 का ए है। तो ये पहले नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब था, फिर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट आया, तो 338 में शेड्यूल्ड कास्ट को डाला गया, 338 के ए में शेड्यूल्ड ट्राइब को डाला गया, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ओके, NCST। इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग सब्जेक्ट स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट अप्रूवल ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर नॉट नेसेसरी, देखिए कह रहा है कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं कि जिसमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए पार्लियामेंट का, पार्लियामेंट के स्पेशल मेजोरिटी और जो भी स्टेट लेजिस्लेचर हैं जितने उनके भी मतलब सॉरी यहाँ पे सवाल पढ़ लेते हैं, हाँ, स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड अप्रूवल ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट नेसेसरी, मतलब ऐसा संविधान में कुछ हम संशोधन करना है, मतलब जिसमें हमें स्पेशल मेजोरिटी और स्टेट का अप्रूवल नहीं चाहिए, तो उस तरह के संशोधन को बोलते हैं जब भी हमें स्टेट बाउंड्री चेंज करना है, किसी भी राज्य का स्टेट बाउंड्री चेंज करना है, तो सिंपल मेजोरिटी से काम हो जाएगा, स्टेट का कोई ज़्यादा अप्रूवल नहीं लेना है, ठीक है, तो ये सिंपल से हो जाता है, ठीक है। तो चेंज इन द स्टेट बाउंड्री डज नॉट रिक्वायर स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट अप्रूवल ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, ध्यान रखेंगे, आगे चलेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑथराइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जज, देखिए हाई कोर्ट्स में नंबर ऑफ जज की संख्या बढ़ाना है तो ये काम प्रेसिडेंट कर सकते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 79 ये कह रहा है कि अगर लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट अगर पास कर देगा रेजुलेशन एब्सोल्यूट मेजोरिटी से, जितने मेंबर उनके होते हैं प्रेजेंट रहते हैं उनके वोटिंग से, तो पार्लियामेंट इस्टेब्लिश कर सकती है एक विधान परिषद उस राज्य में, सही बात है, ऐसा है, ठीक है, सही चीज़ है, ठीक है, ओके, ये सही ट्रू है। तो पहला ट्रू हो गया हमारा। लेजिस्लेटिव काउंसिल का मिनिमम स्ट्रेंथ 40 होना चाहिए, हाँ, तो 40 ही होना चाहिए, इस बात को आप लोग को ध्यान रखना, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल का 40 होना चाहिए, ओके। थोड़ा सा एक चीज़ यहाँ पे हमारा एक मिस्टेक्स हुआ, आप देखिएगा कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो है स्टेट का, वो पास करेगा रेजुलेशन को एब्सोल्यूट मेजोरिटी से ऑफ इस टोटल मेंबर एंड 2/3 मेजोरिटी, नॉट अ मेजोरिटी, केवल बहुमत नहीं, 2/3 बहुमत होना चाहिए। तो पहला हमारा गलत हो गया ना, हम लोगों ने देखा नहीं, सॉरी। चलिए, तो मिनिमम स्ट्रेंथ तो 40 होता ही है, सही है। 1/6 ऑफ द टोटल मेंबर, देखिए 1/6 जो होते हैं विधान परिषद के मेंबर,
उनको गवर्नर नॉमिनेट करते हैं। मैंने पिछले क्लास में बताया आपको, पिछले वीडियो में, तो ये सही है। ये भी 2 और 3 सही है हमारा, ठीक है। सवाल नंबर 80, क्या एज होना चाहिए जो रिटायर कर सकते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन, ठीक है, जैसे बीपीएससी के चेयरमैन है, तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन 62 ईयर में रिटायर हो जाएंगे। ओके, ध्यान में रखना है 6 साल है या 62 साल, 6 साल या 62 साल, जो भी जल्दी हो उससे पहले वो रिटायर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, और इसके लिए आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल नंबर 317 विथ रिफरेंस टू साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून जो है उसके रिगार्डिंग क्या इसमें सही है, ठीक है। हाँ, इसमें कौन सही है, ठीक है। मई मंथ में टेम्परेचर बढ़ता है साउथ इंडिया में, और उसके रिजल्ट में क्या होता है, एयर प्रेशर मतलब कहने का तो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, और हाई प्रेशर विंटर में बन जाती है, और इस तरह से जो हाई प्रेशर जो बनती है विंटर में वो रिप्लेस हो जाती है लो एयर प्रेशर से। ये कह रहा है कि साउथ वेस्ट जो मानसून आता है उसके रिगार्डिंग है, ठीक है। तो देखिए, मई मंथ में जो टेम्परेचर जो बढ़ती है वो साउथ इंडिया में नहीं बढ़ती, वो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में बढ़ती है, क्योंकि देखिए यहाँ पे बात कर रहा है साउथ वेस्ट मानसून का, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में बढ़ती है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। मानसून जो इंडिया में एंट्री करती है वो अरेबियन सी से एंट्री करती है और वे ऑफ बंगाल से एंट्री करती है, सही बात है। मानसून जो अरेबियन सी का है वो बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल करती है वेस्टर्न घाट पे, सही बात है। तो 2 और 3 सही है, ऐसे भी फर्स्ट सही नहीं है, तो 2 और 3 इज़ करेक्ट। ओके, तो एक बार आप नॉर्थ वेस्ट मानसून साउथ वेस्ट मानसून को पढ़ लीजिएगा। ओके, तो अच्छे तरीके से सब चीज़ें जो ये आपका सवाल था समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं ज़्यादा डिटेल से डिस्कस नहीं कर पाऊँगा। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पाया जाता है? ये पाया था आपको वेस्टर्न घाट में। ओके, ड्राई डिसीडियस आपको कोयम्बटूर पठार में पाया जाएगा। डेल्टा तो आपको पता है कि सुंदरबन में है, और मॉन्टेनियस फ्रेंड आपको हिमालय में पाया जाएगा, ठीक है, मॉन्टेनियस फॉरेस्ट। ये हमारा उत्तर हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिए। 42 का, सॉरी 82 का। 83 है। थोड़ा ज्योग्राफी का सवाल कुछ आपको लगेगा टफ जैसा, लेकिन है टफ नहीं, ठीक है। सवाल नंबर हमारा आएगा 83। सवाल नंबर 83 क्या कहता है? 83 नंबर सवाल कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। इंडियन सॉइल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है भोपाल में है, सही बात है। ओके, इंडियन हॉर्टिकल्चरल इंस्टीट्यूट जो है वो बेंगलोर में, ये भी सही है। सेंटर सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट बीकानेर में नहीं है, ये कहाँ है? ये आपका करनाल में है, ठीक है, ये आपका करनाल में है। सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च में, तो कि आपका सॉइल में कितना मतलब नमक का मात्रा है, कितना वो खारा है, तो वो आपके करनाल में इसका शोध होता है, ठीक है। कॉटन रिसर्च वाला तो आपका नागपुर में, सही है, ठीक है। तो ये हमारा कौन मतलब कहने का मतलब कि करेक्टली मैच नहीं है, ये हमारा पूछा है ना। तो 83 नंबर सवाल का आपको उत्तर आपके सामने है, सी नंबर, ठीक है। आगे चलते हैं। ओके, उसके बाद अगर राइस नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो आपके कहने का मतलब कि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक में है। ओके, उसी तरह से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन जो है वो देहरादून में है, ठीक है। सॉइल और वाटर कंजर्वेशन को लेकर जो इंस्टीट्यूट है इंडियन इंस्टीट्यूट, वो देहरादून में लोकेटेड है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। वेयर इज इंडिया लार्जेस्ट फर्टिलाइजर फैक्ट्री कोऑपरेटिव सेक्टर में? सबसे बड़ा फर्टिलाइजर फैक्ट्री जो इंडिया में वो कहाँ है? फूलपुर उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? फूलपुर उत्तर प्रदेश में है। सवाल नंबर 85 का रहा है कि पॉपुलेशन सबसे कम कहाँ है? तो लक्षद्वीप में है। ओके, यूनियन टेरिटरी जहाँ पे सबसे कम पॉपुलेशन है वो लक्षद्वीप है। यूनियन टेरिटरी जहाँ सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वो आपका दिल्ली हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। इन विच सॉरी ये हमारा है, मिसमैच करना है। दुलहस्ती परियोजना, दुलहस्ती परियोजना आपका जो है ये आपका जम्मू कश्मीर में, सही बात है। दुलहस्ती परियोजना आपका जम्मू कश्मीर में है। बताना है कौन नदी पे, कमेंट करके। श्रावती कर्नाटक में आपको पता होना चाहिए, जोग अगर सोपा आपको पता होना चाहिए। रंजीत सागर डैम आपका मध्य प्रदेश में नहीं है, पंजाब में, लेकिन नाम ही रंजीत सागर, रंजीत सिंह पंजाब। ओके, इडुक्की प्रोजेक्ट आपका केरला। तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। बोर ट्राइब कहाँ पाया जाता है? देखिए, बोर ट्राइब साउथ अफ्रीका कहाँ पाया था? न्यूजीलैंड के तो पता है, माओरी, मैं कितना बार बताया हूँ। कालाहारी आपको पता है, बुशमैन, वहाँ की प्रजाति, वहाँ की जो ट्राइब है वो कौन है? बुशमैन है कालाहारी का, ठीक है। बिंदीबू, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में बिंदीबू हैं, बिंदीबू, ये सब ट्राइब का नाम है, ठीक है। बिंदीबू, माओरी न्यूजीलैंड है, साउथ अफ्रीका है, मसाई केनिया। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, कोल रिवर, ये कह रहा है कहाँ कहाँ पे? कोल रिवर कहाँ है?
राइन है, जर्मनी राइन, ठीक है। कंट्री ऑफ मिडनाइट सन नॉर्वे को बोलते हैं, सही बात है। और कंट्री ऑफ सेटिंग सन ब्रिटेन को बोलते हैं, ठीक है। विंड सिटी भोपाल नहीं है, विंड सिटी शिकागो है, ओके। आइलैंड ऑफ पर्ल्स, ठीक है, मोतियों का अगर द्वीप बोलेंगे तो बहरीन है, आपको पता होना चाहिए, ओके। तो हमारा ऑप्शन नंबर दिस इज द करेक्ट मिसमैच है हमारा। नील नदी कौन से कंट्री से नहीं बहती है? देखिए नील नदी सबसे लॉन्गेस्ट नदी है, फॉलोइंग कंट्री नदी है जो आपके विक्टोरिया झील से निकलती है, ओके। तो ये 6670 किलोमीटर, इतना देखिए कितना लंबा है, 6670 किलोमीटर। गंगा की नदी की लंबाई कितना है? 2525 किलोमीटर। और ये 6670 किलोमीटर लंबाई नील नदी, बहुत लंबी नदी है, ठीक है। तो ये आपके देखिएगा तो इथोपिया से नहीं बहती है, इथोपिया से नहीं बहती, इजिप्ट से तो बहेगी ना, इजिप्ट तो वहाँ पे गिरती हैं, ठीक है। युगांडा, क्योंकि युगांडा से तो बहेगी, क्योंकि युगांडा देखिए आपको विक्टोरिया झील के बगल में युगांडा है, ओके। युगांडा, केन्या, तंजानिया, सोमालिया, ओके। उससे साउथ सूडान से भी बहती है, सूडान से भी बहती है, लेकिन इथोपिया से नहीं बहती। इथोपिया का देखिए थोड़ा सा लोकेशन थोड़ा दूर में है, ठीक है। स्टेट ऑफ मलक्का, मलक्का जो जल संधि है, ओके। देखिए मलक्का जल संधि है वो अंडमान सागर को और साउथ चाइना सागर को जोड़ती है, ठीक है। वही जावा सागर और अगर इंडियन ओशन की बात करेंगे, मतलब हिंद महासागर को, तो सुंडा स्टेट, ओके। बे ऑफ बंगाल और बे ऑफ मन्नार तो पता है आपको, पाक स्टेट होगा। उसी से अगर रेड सी और अरेबियन सी के बीच में तो बहुत कुछ है, लेकिन आपको बाब एलिमेंट भी याद रखना है, सिवेज नहर भी याद रखना है, ओके। चलिए सवाल नंबर 91। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो फिलिपींस आइलैंड में ऑकर्स होते हैं उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है वागियो। क्या है? वागियो नाम है, ठीक है, वागियो नाम है, वागियो, ठीक है। शामिल है जो इराक और पर्शियन गल्फ में होता है, ठीक है। शामिल क्या है? इराक एंड पर्शियन गल्फ। पर्शियन गल्फ और इराक में जो हवा उठती हैं साइक्लोन से, वो शामिल है, ओके। ध्यान रखिएगा। परगा जो है ये रसिया में है, और मेस्त्रो जो है ये मेडिटेरियन सी में है। कहाँ पे? मेडिटेरियन सी में। अकॉर्डिंग टू फाइनल रिपोर्ट ऑफ सेंसस 2021 का फाइनल रिपोर्ट, हाईएस्ट नंबर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, सबसे ज़्यादा SC/ST कौन से डिस्ट्रिक्ट में है बिहार के? तो सबसे ज़्यादा जो आपके SC/ST हैं वो देखिए, सबसे ज़्यादा SC आपका कहाँ पे है? तो गया में है। लेकिन सबसे ज़्यादा ST कहाँ पे है? तो आपका वेस्ट चंपारण में है, ओके। गया एंड वेस्ट चंपारण। अकबरी मस्जिद आपका ध्यान में रखना है, यहाँ पे कौन मतलब कौन कहाँ कहाँ स्थित है, ठीक है, ध्यान रखना ना। ये हमारा बिहार के संबंधित सवाल है, इसको थोड़ा ध्यान रखिए। अकबरी मस्जिद मनेर में, ठीक है, मनेर बिहार शरीफ वाला। नागेश्वर नाथ टेम्पल सीतामढ़ी में है। ये है अजवैधनाथ टेम्पल जो है, ये आपको देखने को मिलेगा आपको भागलपुर में। और आयरन टेम्पल आपको आरा में, ठीक है। आरा के बोलते हैं ना, आरा आयरन, तो आयरन देवी, ठीक है, तो वो है आयरन टेम्पल, ठीक है। फ्रॉम विच ऑफ द प्लेस तिरहुत कैनाल एंड सारण, देखिए सारण कैनाल हो, तिरहुत कैनाल हो, ये सब त्रिवेणी से निकले। कहाँ से निकले? त्रिवेणी गंडक से निकले, ठीक है। यहाँ का करैल सवाल जो है वो रोहतास से भागलपुर वाला क्षेत्र में सौदर्न प्लेन ऑफ गंगाज में आपको देखने को मिलते हैं, सही बात है। मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से सवाल पढ़ाया है, ठीक है, तो गलत होना ही नहीं चाहिए। कह सौदर्न बैंक ऑफ गंगा द एक्सटेंशन ऑफ टाल सॉइल, देखिए हाँ, टाइल सॉइल जो आपका फैला हुआ है, गंगा बीच बीच से बांटती है उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार को। तो दक्षिणी बिहार वाला जो एरिया में जो है, इधर वाला एरिया में, ठीक है, 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी है, ये टाल एरिया है। कौन सा एरिया? टाल, तो ये भी सही है। लेकिन मार्सिस वाला जो दलदली भूमि है, वो तराई वाला भूमि जो है, इसका रेंज 15 से 20 किलोमीटर नहीं, ये 5 से 6 किलोमीटर का रेंज है, ठीक है, 5 से 7 किलोमीटर का रेंज, नॉट 15 से 20 किलोमीटर का रेंज नहीं है, इसलिए ये गलत है, ओके। इसमें कहना है कौन सही है? इंडिया पूर्ण रूप से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, बात सही बात है भाई। इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सटेंशन है ये भी सही है, 37 डिग्री 6 और 8 4 डिग्री, 8 7 97 25, ये भी सही है ईस्ट वाला। टॉपिक ऑफ कैंसर बीचों बीच से पास होते, सही है, तो सब सही है, ओके, सब सही है, नन ऑफ द एबव हो जाएगा। अगर कह रहा है कि अगर 8 बजा है, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग अगर 8 बजा है, तो 85 डिग्री वाला पे ईस्ट में 85 डिग्री पे कितना बजेगा? देखिए इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम कितना, 82.5 डिग्री, लेकिन पूछ रहा है कि 85 डिग्री पर कितना टाइम होगा, तो 2.5 डिग्री हमने बढ़ गया, 1 डिग्री में 4 मिनट, 2.5 डिग्री में 10 मिनट बढ़ गया हमने, तो 8:10 लद्दाख सबसे ऊंचा प्लेटू इंडिया में है, इसकी एवरेज हाइट क्या है? देखिए लद्दाख की अगर एवरेज हाइट की हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 98 का, तो यहाँ पे 5600 मीटर, ठीक है, 5600 मीटर देखने को मिलेगा, ठीक है। सवाल नंबर 98 का 5600 मीटर होगा सवाल का उत्तर। आगे चलते हैं सवाल नंबर 99 की ओर, ठीक है। 5600 नहीं, 53, सॉरी, यहाँ पे 5300 मीटर, कुछ सवाल ऐसे आता है कि हो गया 5300 मीटर, ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो थ्रू फेमस चंबा वैली। चंबा वैली हिमाचल प्रदेश से जो नदी बहती है वो रवि नदी, कौन से, रावी नदी। विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ट्राइब्स ऑफ इंडिया सेलिब्रेट फेस्टिवल, दिवाली फेस्टिवल को मॉर्निंग फेस्टिवल के रूप में मनाती है। मॉर्निंग मीन्स की एक शोक का फेस्टिवल, वो कौन सा ट्राइब है, वो थारू ट्राइब है। कौन है, थारू ट्राइब। ओके, थारू ट्राइब जो है हमारा उत्तराखंड और नेपाल वाला एरिया में है। ओके, हिमाचल प्रदेश वाला एरिया में है। ओके, हिमालयन ट्राइब है। तो ये दिवाली को एक तरह से मॉर्निंग फेस्टिवल के रूप में मनाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या है, एटमोमीटर। एटमोमीटर से क्या मापते हैं भाई, एटमोमीटर देखिए, एटमोमीटर की बात करेंगे तो इससे हम लोग मापते हैं वाटर इवोपरेशन का रेट, कितने जो पानी इवोपरेट हो रही है वो किस रेट से। एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो पता है, बैरोमीटर। सोलर रेडिएशन के लिए आपको पता है कि एक्टियोमीटर होता है। क्या होता है, एक्टियोमीटर। विंड प्रेशर तो पता है, एनीमोमीटर। तो ओके, ये ल्यूमिनस फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या है, तो ल्यूमिनियस फ्लक्स का जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, ल्यूमेन है। लेकिन ये इल्यूमिनियस का बताएगा, इल्यूमिनियंस का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, लक्स हो जाएगा। लेकिन ल्यूमेन जो है ल्यूमिनियस फ्लक्स का ऐसा यूनिट है। ठीक है, ज्योति तीव्रता का। ओके, और सीमेंस है ये किसका है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी का, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस का, सीमेंस चालकता का। ठीक है, विद्युत चालकता का। हाँ, सरफेस टेंशंस के संदर्भ में कौन सही नहीं है। ठीक है, पृष्ठीय तनाव। पृष्ठ तनाव जो है डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, लिक्विड के नेचर पे, किस तरह का लिक्विड है, किस तरह का टेम्परेचर है, उस पर वो सरफेस टेंशन काम करता है। उसका वैल्यू जीरो नहीं होगा, नहीं गलत है, उसका वैल्यू जीरो हो जाएगा कब, क्रिटिकल टेम्परेचर पर। कब हो जाएगा, क्रिटिकल टेम्परेचर पर। रेन ड्रॉप जो है सेफरिकल सेफ होता है। तो रेन ड्रॉप सेफरिकल क्यों होता है, सरफेस टेंशन के कारण होता है। ऐसा यूनिट ऑफ न्यूटन पर मीटर होता है। ऐसा यूनिट इसका क्या है, सरफेस टेंशन का, न्यूटन प्रति मीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है पहले ही जानिए। अगर हम 104 नंबर सवाल की बात करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा 10th क्लास में तो आपको पता होना चाहिए। देखिए मैं आपको बता देता हूँ अच्छे तरीके से। ये कुल मिला के इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेट के क्या है को लेके है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, देखिए जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, जो करंट प्रोड्यूस होता है वो ईएमएफ के कारण, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के कारण होता है। ठीक है, जब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता जाएगा तो उसके कारण जो वोल्टेज प्रोडक्शन होगा, ये ईएमएफ जो प्रोड्यूस होगा, उससे जो करंट प्रोड्यूस होगा उसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि आप मैग्नेटिक फील्ड, अगर मूविंग मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर कोई कनेक्टर को रख दे, ठीक है, तो भी आपको देखने को, मतलब कहने का मतलब कि करंट प्रोड्यूस करेगा। या कंडक्टर मूव कर रहा है और उसको मैग्नेटिक फील्ड, जो एक मैग्नेटिक फील्ड जो स्टेशनरी रूप में है वहाँ पे रख देंगे तो वहाँ पे भी करेगा। तो ये कहने का मतलब, डायनमो देखिए, डायनमो में क्या है आपका, कंडक्टर मूव करता है और जो उसका चुंबक, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या है, वो स्टेशनरी रहता है। इंडक्शन कुकर है आपका, देखिए ये भी उस पर काम करता है। ये देखिए इलेक्ट्रिक मोटर है, ये भी उस पर काम करता है कि नहीं। उसके बाद आपका यहाँ पे देख सकते हैं डोरबेल, ये सब भी उसी पे काम करता है। ठीक है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा नन ऑफ द एबव। सवाल नंबर 105। सवाल नंबर 105 थोड़ा सा आपका डिस्पर्सन से लेके है। वायलेट रे सबसे ज़्यादा डिस्पर्स होगी मैक्सिमम, और रेड रे बहुत ही कम डिस्पर्स होगी। ठीक है, ये कह रहा है, सही बात है। वायलेट रे सबसे ज़्यादा डिस्पर्स होगी और रेड रे, विवग्योर लिखता है ना, विवग्योर, तो वायलेट रे ज़्यादा डिस्पर्स करती है लेकिन रेड रे कम डिस्पर्स करती है। अ स्पीड ऑफ डिफरेंट कलर ऑफ लाइट आर डिफरेंट इन वैक्यूम एंड एयर। देखिए, तो स्पीड जो होता है डिफरेंट कलर का वो सेम होता है। ऐसा नहीं कि ये कलर है तो उसका स्पीड अलग हो जाएगा, नहीं, सारे कोई भी कलर हो उसका स्पीड जो होता है लाइट का वैक्यूम एयर में सेम होता है। क्या होता है, सेम होता है, नॉट डिफरेंट। अ स्पीड ऑफ लाइट, वायलेट लाइट इज मिनिमम एंड स्पीड ऑफ रेड लाइट इज मैक्सिमम इन अ ग्लास। ओके, तो कह रहा है कि वायलेट लाइट जो है उसका स्पीड कम होगा ग्लास में, और वही स्पीड रेड लाइट का जो है मैक्सिमम होगा ग्लास में। तो ये सही है। ओके, ये सही है। लेकिन वैक्यूम एयर रहेगा तो सबका लाइट मतलब स्पीड सेम रहेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
जो ग्लास का मैक्सिमम है वायलेट लाइट के लिए और मिनिमम है रेड लाइट के लिए, ये भी सही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के माध्यम से ही ना कहीं हमारा जो स्पीड ऑफ लाइट देखने को मिलता है। तो देखिए क्या कर रहा है कि वायलेट के लिए बहुत ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम है, इसलिए वायलेट का स्पीड यहाँ कम हो जाता है। और वायलेट लाइट आप देखिए, और रेड लाइट के लिए मिनिमम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का, इसलिए वहाँ पे स्पीड बढ़ जाता है। ध्यान रखिएगा, सवाल नंबर 134 इज द राइट आंसर। चौक का काम क्या होता है? ट्यूबलाइट में देखिए पहले चौक आता था, अब तो पता नहीं, अब जो ये इलेक्ट्रिक जो ट्यूबलाइट जो फ्लोरेसेंट्स आ गए उसमें चौक्स नहीं होते, लेकिन पहले वाले जो आप ट्यूबलाइट देखिएगा तो वहाँ पे चौक, मुझे एक बहुत बड़ा चौक होता है। चौक का काम था बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज को कहीं ना कहीं कहने का मतलब कि इंड्यूस करना, हाई वोल्टेज इंड्यूस करता था शॉर्ट टाइम के लिए, तो वो जाके लाइट जलती थी। इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम कैसे ऑब्टेन होगा? इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम जो है वो सोडियम लैम्प से कहीं ना कहीं ऑब्टेन होगा। अगर डिस्टेंस अर्थ का आधा कर देंगे तो साल में कितने दिन होंगे? मैं साल में दिन कमेंगे या बढ़ेंगे? तो देखिए, अगर डिस्टेंस, अगर हम पृथ्वी से सूरज के बीच की दूरी अगर कम कर देंगे तो केपलर लॉ क्या कहता है? केपलर लॉ आप पढ़े होंगे, T1/T2 सबका स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर, इसका स्क्वायर बराबर R1 का स्क्वायर और R2 का, R1 का क्यू, R2 का क्यू, ये होता है। ठीक है, केपलर लॉ। तो हमने क्या किया? हमने समय को नहीं, हमने क्या किया? टाइम को कम कर दिया, मतलब हमने डिस्टेंस को कम कर, रेडियस कम कर दिया। तो टाइम तो हमारा 365 है पहले से, टाइम 1 365 दिन है हमारा। ठीक है, तो T2 की अगर हम बात करेंगे तो 365 गुना R1 का क्यू और R2 का क्यू। तो R2 क्या कह रहा है? R2 कह रहा है कि जो पहले 1 था वो उसको क्या कर दो? आधा कर दो, तो 1/2 कर दो, तो ऊपर चल जाएगा 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 8, 1/8 हो जाएगा। तो करेंगे तो 129 दिन आएगा लगभग। ठीक है, 29 तो स्क्वायर से अंडर रूट करने के बाद तो कमेगा ना, डिक्रीज होगा। ये आप इसमें निकाल लीजिएगा। विच द फॉलोइंग इज डायमेंशन लेस? डायमेंशन लेस जिसका यूनिट 1 हो जाए, जिसका यूनिट क्या जाए? 1 हो जाए, वो डायमेंशन लेस हो जाएगा। ठीक है, सबका डायमेंशन याद होना चाहिए। फोर्स का MLT-2 हो जाएगा फोर्स का। ठीक है, एक्सेलरेशन का देखिए m कुछ नहीं होगा, मतलब L और T-2 हो जाएगा। फिर भी अगर ऊपर नीचे काटेंगे तो m बच जाएगा, लेकिन हमारा 1 बचना चाहिए। तो देखिए एनर्जी और वर्क का दोनों का डायमेंशन सेम है, तो एनर्जी बटा वर्क कट जाएगा ना, तो 1 बचेगा, तो ये हमारा डायमेंशन लेस है। ठीक है, हीट का गुड एब्जॉर्बर जो होगा वो हीट का गुड एमीटर भी होगा। ठीक है, हम लोग जब पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाएंगे तो किसकी प्रॉपर्टी कम जाएगी, किसकी प्रॉपर्टी घटेगी? ठीक है, कौन सा चीज़ घटेगा? ओके, तो ध्यान रखिएगा, हम लोग जब भी हम लोग एटॉमिक साइज की बात करेंगे, जब हम लोग लेफ्ट से राइट बढ़ते हैं तो एटॉमिक साइज घटता है, एटॉमिक साइज घटता है। तो पहला तो एटॉमिक साइज हो गया। ओके, उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो जो मेटेलिक कैरेक्टर होता है वो भी जब लेफ्ट से राइट बढ़ते हैं तो भी मेटेलिक कैरेक्टर भी घटता है। ओके, तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे नन ऑफ द एबव होगा। थोड़ा सा ऐसा सवाल कुछ पीरियोडिक टेबल वाला सवाल है, थोड़ा सा टफ लगता है जब आप हर एक चीज़ आपको, तो ऐसा नहीं कि आप हर एक चीज़ में एक्सेलेंट हो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा केमिस्ट्री का सवाल है, तो इन कुछ चीज़ों को आपको याद भी रखना पड़ेगा कि एटॉमिक साइज लेफ्ट से राइट बढ़ जाने पर क्या होता है, घटता है बढ़ता है, तो वो थोड़ा चीज़ आपको देख लीजिएगा। इसमें कौन सा एडिबल एसिड है? टार्टारिक एसिड आपको देखिए टर्मरिक में पाया जाता है, सॉरी आपके इसमें पाए जाते हैं टार्टारिक एसिड, ध्यान में नहीं आ रहा, चलिए। ऑक्जेलिक एसिड है, मैलिक एसिड है और एस्कॉर्बिक एसिड है। तो ऑक्जेलिक एसिड को एक एडिबल एसिड नहीं है, ऑक्जेलिक एसिड एडिबल एसिड नहीं है, इस बात को देखिए। टार्टेरिक एसिड हो, लैक्टिक एसिड हो, एसेटिक एसिड हो, मैलिक एसिड हो, सब लोग कहीं ना कहीं हम लोग एक तरह से खाते हैं। ठीक है, हमारे शरीर में जाता है, लेकिन ऑक्जेलिक एसिड जो है वो नहीं है, वो मतलब एडिबल नहीं है। ठीक है, सॉल्व नंबर 13 सोरा, साल्ट पीटर जिसको बोलते हैं सोरा। KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। ओके, देखिए KNO3 हो जाएगा। ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल है तो इसका अगर हम बात करेंगे तो C3H8O3 हो जाएगा। ठीक है, क्लोरोफॉर्म है CCl3 हो जाएगा, और चिली साल्ट पीटर KNO3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इस्तेमाल का होता है। कौन सा एसिड रिस्पॉन्सिबल है pH इक्विलिब्रियम को हमारे बॉडीज में मतलब मेंटेनेंस करने के लिए? तो वो एसिड आपका जो है वो है कार्बोनिक एसिड। कौन है? कार्बोनिक एसिड।
ये ध्यान रखिए, ठीक है। कार्बोनिक एसिड है जो रिस्पॉन्सिबल होता है आपके मतलब शरीर में पीएच मान को मेंटेन करने के लिए। एमिनो एसिड प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए, न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए पाया था, फैटी एसिड आपके ग्रोथ और रिपेयर करने के लिए बॉडी टिश्यू के लिए फैटी एसिड महत्वपूर्ण है। फिजिकल चेंज के बारे में क्या इसमें सही नहीं है, सेम इंटरनल कंपोजिशन सही है, कैन बी रिकवर कर सकते हैं, लेकिन नया प्रोडक्ट नहीं बनता है फिजिकल चेंज में। ओके, सेम प्रोडक्ट रहता है। ओके, विच लुब्रिकेंट इज यूज फॉर हैवी मशीन, हैवी मशीन के लिए ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं लुब्रिकेंट के रूप में। डीप ब्लू कलर जो होता है ग्लास का वो हमारा कैसे होता है, तो कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण होता है। ओके, सब रटने वाला सवाल ये सब। विच द फॉलोइंग फ्रूट इज मोस्ट सुटेबल फॉर जेली मेकिंग, जेली मेकिंग के लिए जो सबसे ज़्यादा सुटेबल फ्रूट है वो है गुआवा, ठीक है, गुआवा है। इस बात को, इसमें पेक्टिन पाया जाता है। लेमार्क ने इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट थ्योरी दिया अपना बुक फिलोसफी जूलॉजी इन 1809 में, सही है। चार्ल्स डार्विन ने लिखा बुक ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पेसीज और म्यूटेशन थ्योरी को ह्यूगो डिवेरिज ने दिया, ये तीनों सही है ना, नन ऑफ द अबव हो जाएगा। सवाल नंबर 120 हो जाएगा। फादर ऑफ हेरिडिटी जीजी मेंडल हैं, पता होना चाहिए। 46 क्रोमोजोम होते हैं, 23 जोड़ा आपका मतलब मेल से, 23 जोड़ा फीमेल से। तो फीमेल मेल वाला क्या होता है XY, इसलिए जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो आपके मेल क्रोमोजोम के आधार पे होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, तो मेल रिस्पॉन्सिबल है कि गर्ल्स होगा या बॉयज होगा, ठीक है। तो XY, ओके, यहाँ पे दोनों में XY है ना, दोनों में XY, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ पे लिखना था, इसको बड़ा कर देता है X को, तो ठीक रहता। इन सिटू कंजर्वेशन में बायोडाइवर्सिटी में क्या है कि ऑर्गेनिज्म को उसके नेचुरल हैबिटेट में रखते हैं। ओके, सही बात है। और अंडर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑर्गेनिज्म आर प्रोटेक्टेड इन पार्टिकुलर प्लेस अपार्ट फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट, ठीक है। अब कह रहा है कि इन सिटू कंजर्वेशन में जो मतलब कहने का मतलब उनके नेचुरल हैबिटेट में, उनके हैबिटेट में ही रखते हैं, लेकिन यहाँ पे एक सीटू होना चाहिए, एक सीटू, ठीक है। एक सीटू कंजर्वेशन में क्या होता है, एक सीटू कंजर्वेशन में कि जहाँ पे उनका नेचुरल हैबिटेट है जानवरों का, वहाँ से अलग जगह पे रखा जाता है, तो वो एक सीटू कंजर्वेशन आ गया, ठीक है। ओके, तो कह रहा कि नेशनल पार्क एक सीटू में आता है, नेशनल पार्क इन सीटू में आता है। नेशनल पार्क इन सीटू में आएगा ना, हम लोग नेशनल पार्क में थोड़े कि कहीं से मतलब उनको वहाँ से हटा देते हैं और कहीं अलग जगह शिफ्ट नहीं, नेशनल पार्क तो ऑलरेडी पहले से होता है। तो नेशनल पार्क है जो इन सीटू में आता है। इन सीटू का मतलब होता है कि उसमें जो भी जानवर हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको उनके ही हैबिटेट में जहाँ पे रह रहे हैं वहीं पे रखा जाता है, उन एरिया को प्रोटेक्ट कर दिया जाता है, जैसे बायोस्फीयर एरियाज हो गए, नेशनल पार्क हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गए। लेकिन इन सीटू कंजर्वेशन में क्या होते हैं कि उनको अलग जगह पर रखा है, जैसे कि कहीं पे एक्वेरियम है, डीएनए बैंक है, वेजिटेबल गार्डन्स हैं, तो ये हमारा हो गया एक सीटू कंजर्वेशन, ठीक है। मेन सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स आर बैक्टीरिया, फंगी एंड साइनोबैक्टीरिया। इसमें कौन साइनोबैक्टीरिया नहीं है, तो एजिटोबैक्टर साइनोबैक्टीरिया नहीं है, ठीक है। अजोटोबैक्टर जो है वो साइनोबैक्टीरिया नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, डायक्सिटल मॉर्फिन जिसको हम स्मैक बोलते हैं, वो किस प्लांट से मिलता है, तो जो आपके डायक्सिटल मॉर्फिन है वो पॉपी प्लांट से मिलता है। कहाँ से मिलता है, पॉपी प्लांट से मिलता है। वेयर इज द फैट स्टोर इन क्रोकोडाइल बॉडी, फैट कहाँ स्टोर होता है, क्रोकोडाइल बॉडी, तो क्रोकोडाइल के टेल में, आपको टेल में देखने को मिलेगा फैट, ठीक है। टेल में कहाँ होता है, टेल में होता है। सवाल नंबर 26 की बात करेंगे। एडिस मॉस्कीटो, एनोफिलिस मॉस्कीटो, अब इसको मिलाना है कि किसी कारण के क्या क्या चीज़। देखिए एडिस मॉस्कीटो जो है वो आपके डेंगू और चिकनगुनिया होता है, ओके। एनोफिलिस मॉस्कीटो जो है इसके कारण आपको मलेरिया होता है, और आपके जो क्यूलेक्स मॉस्कीटो है जैफनीज इन्फ्लुएंटिस होता है, और ये जो हमारा हो गया प्रोस्फोरा मॉस्कीटो से आपको वेस्ट नाइल, ये सारे बीमारी का नाम है, आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अब सवाल नंबर 127 कह रहा है कि व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर इन प्लाज्मा, तो प्लाज्मा जो ब्लड में पाया जाता है, तो प्लाज्मा लगभग 60% पार्ट होता है प्लाज्मा का, तो उस प्लाज्मा में भी 90% क्या होता है, वाटर होता है। विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इफ़ डज नॉट फंक्शन, अगर कौन सा ह्यूमन बॉडी का कौन सा पार्ट है अगर वो फंक्शन नहीं करेगी तो डायलिसिस की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो है किडनी, वो है किडनी।
द हार्मोन रिलीज फ्रॉम विच ग्लैंड इज कॉल्ड फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। एड्रेनल ग्लैंड के द्वारा जो हार्मोन सिक्रेशन होता है, उस हार्मोन जो स्ट्रेस के समय हार्मोन सिक्रेशन होता है, उस हार्मोन को फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन बोलते हैं। ओके, कौन सा मिनरल जो है प्रॉपर फंक्शनिंग चाहिए नर्वस सिस्टम को हमारे बॉडीज़ में फंक्शन करने के लिए, तो वो हमें मैग्नीशियम की जरूरत पड़ती है। मैग्नीशियम जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि नर्वस सिस्टम अच्छे तरीके से फंक्शन करती है, तो वो है मैग्नीशियम की वजह से। मैग्नीशियम हमें वेजिटेबल से मिलता है। तो कह रहा है कि रेट दैट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑफर टू इट्स कस्टमर ऑन अ शॉर्ट टर्म्स लोन टेकन फ्रॉम देम। देखिए, अपने कस्टमर से मीन्स कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर कौन हुए? कमर्शियल बैंक्स हुए। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो कमर्शियल बैंक से कभी कभी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जरूरत पड़ जाती है पैसे की, वो लोन लेती है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उल्टा जब लोन ले रही है कुछ शॉर्ट टर्म्स के लिए, तो उस तरह के तो जो रेट पे लेती है उस रेट को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, RRR, रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं, जो अभी 3.35 चल रहा है। और जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक को देगी तो उसको बोलते हैं रेपो रेट, जो कि होता है 5.40% में, तो अभी जो मतलब चल रहा है। ओके, करेक्ट। किस समिति के सिफारिश पे नाबार्ड की स्थापना है? लेकिन नाबार्ड एक अपेक्स बॉडी है जो ग्रामीण क्षेत्रों को क्रेडिट देने के लिए स्थापना किया गया 1982 में। तो 1982 में शिवा रमन सिंह कमेटी की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की गई। इसमें महारत्न कंपनी कौन है? कि अभी हमारे पास 11 महारत्न कंपनी है और हमारे पास 14 नवरत्न कंपनी है। तो इसमें ऑयल इंडिया लिमिटेड एक महारत्न कंपनी नहीं है। कह रहा है कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी प्रमोट किया जाएगा, मतलब कहने का AI टेक्नोलॉजी प्रमोट किया जाता है सारी इंडस्ट्री में, मतलब कुल मिला के इंडस्ट्री में अगर ज़्यादा डेवलपमेंट आ जाएगा, कोई भी इंडस्ट्री में किसी तरह का स्ट्रक्चरल चेंज आ जाएगा, जिस तरह से इकोनॉमी चल रही थी या जिस तरह से इंडस्ट्री चल रही थी, अगर उसमें किसी तरह का संरचनात्मक चेंज आएगा तो जो बेरोजगारी उत्पन्न होगी उसको बोलेंगे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, संरचनात्मक बेरोजगारी। ठीक है, क्या बोलेंगे? संरचनात्मक बेरोजगारी। ठीक है, संरचनात्मक बेरोजगारी। ठीक है, कब? जब आपका टेक्नोलॉजिकल एडवांस या टेक्नोलॉजिकल चेंज आएगा, ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा। 34 नंबर सवाल। 135 नंबर सवाल क्या कहता है? इंडियन मॉनेटरी फंड का IMF का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC है। स्थापना 1945 में हुआ था। ठीक है, अभी 190 देश हैं। इसके अभी जो मतलब कहने का मतलब कि प्रेसिडेंट है वो कहें क्रिस्टिना जॉर्जिवा। ठीक है, क्रिस्टिना जॉर्जिवा। इसमें कह रहा है कि जो डेमोग्राफी ट्रांजिशन जो थ्योरी आया था वो WM थॉमसन 1929 में लाए थे। सही बात है। सेकंड स्टेज में क्या हुआ था कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन फेज बोला गया। सेकंड जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का सेकंड फेज को पॉपुलेशन एक्सप्लोजन फेज बोला गया। और फिफ्थ स्टेज में क्या हुआ था कि जो बर्थ रेट था वो कम गया था डेथ रेट से। जब ज़्यादा यहाँ पे 7 बर्थ रेट 7 था तो वहाँ पे डेथ रेट कितना था? 9 था। तो ये सही है, तीनों सही है। ठीक है, तो नन ऑफ द एबव। फाइनेंशियल ईयर जब सर्विस टैक्स को इंट्रोड्यूस किया, प्रीवियस ईयर सवाल है ये। चलिया समिति के द्वारा 94-95 में फाइनेंशियल ईयर में सर्विस टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। LIC का स्थापना 1956 में हुई थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का शुरुआत 2015 में हुआ था। 2 डिस्ट्रिक्ट जो LPG कंजप्शन करते हैं वो है पटना और बेगूसराय। तो हमारा 140 सवाल हो चुका है। 10 मैथ के सवाल है, आप यहाँ पे देख लीजिए और खुद से सॉल्व करिए। बहुत ईजी सवाल आपको देखने को मिलेगा, सब ईजी सवाल है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो मुझे बताने की ज़रूरत है। ओके, अगर आप बोलेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो से पूरा मैथ ही बताऊँगा, लेकिन आपके टाइम थोड़ा सा जाएगा, तो मैथ का प्रिपरेशन खुद से करें, अच्छा होगा। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हमारा सेट नंबर 3 करेंगे। तो हम लोग लगभग आपके 28 तक के मैं आपको कम से कम 15 सेट करवाऊंगा। 2250 प्लस सवालों को डिस्कस करेंगे आप लोग बहुत अच्छा तरीके से। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।